देखो, एक्सपेंस का जो आमतौर पे हम लोग मतलब समझते हैं आम जिंदगी में, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक्सपेंस क्या है। किसी से पूछेंगे कि भाई अगर मैंने मोबाइल रिचार्ज करवाया, क्या वो एक्सपेंस है? तो उनका जवाब होगा हाँ। लेकिन उनसे पूछा जाए कि अगर मैंने मोबाइल ख़रीदा है तो क्या है, वो उसका भी जवाब देंगे कि वो एक्सपेंस है। तो मोबाइल ख़रीदना भी एक्सपेंस बताते हैं, और मोबाइल का रिचार्ज करना भी क्या है, एक्सपेंस ही बताएंगे। पेट्रोल भी एक्सपेंस बताएंगे और बाइक भी ख़रीदना क्या बताएंगे, एक्सपेंस बताएंगे। लेकिन दोनों में फ़र्क है बेटा। एक्सपेंसेस, जो आपने एसेट्स पढ़ा है, एसेट्स को कभी भी एक्सपेंस बोल ही नहीं सकते। एसेट्स एसेट्स ही होता है, उसे एक्सपेंस आप नहीं बोलेंगे। क्लियर है जी? तो एसेट्स को कभी भी आप एक्सपेंस नहीं बोलेंगे। तो एक्सपेंसेस है क्या? एक्सपेंसेस का मतलब है, मान लीजिए ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, ये पूरा एक साल है जो कि स्टार्ट हुआ था जनवरी में, ऐसा मान लीजिए। और ये एंड कब होता है, ईयर आपका दिसंबर में। तो भाई जनवरी में अगर कोई साल आपका स्टार्ट हुआ है और एंड हो रहा है दिसंबर में, और आप ये पूरे साल के दौरान कुछ भी किसी भी तरीके का बेनिफिट्स आपने किसी से ले लिया, किसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, तो वो बेनिफिट इस पूरे साल में जिस चीज़ का भी आप ले चुके हो वो इस पूरे साल के एक्सपेंस कहलाएंगे। एक इसका छोटा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आज जो तारीख है, ये आज का दिन पूरा गुजरा, या मैं कल की बात करूँ, चलो आज तो सुबह ही स्टार्ट हुई है तो कल की बात करते हैं। तो ये लास्ट डे था आपका। इस लास्ट डे में जो भी आपने जिन जिन चीज़ों का बेनिफिट लिया, वो आपके लिए कल के लिए एक्सपेंस था। जैसे आपने कल क्या किया कि एक रिक्शे का किराया आपने दिया होगा, ठीक है जी। तो रिक्शे का जो आपने फेयर दिया, मान लेते हैं 20 रुपये आने जाने में खर्च किया आपने, तो ये 20 रुपये का बेनिफिट आप ले चुके हो कि नहीं? क्या आज भी लोगे? बेटा ये 20 रुपये जो आपने पे कर दिया है, क्या उसी पैसे से आज भी रिक्शा वाला आपको ले जाएगा? नहीं ना। कल आपने 20 रुपये दिए, कल की बात खत्म हो गई, दोबारा आप बैठोगे दोबारा देना पड़ेगा। इसका मतलब है इसका बेनिफिट आप ले चुके हो, इसका बेनिफिट जो है आपका एक्सपायर हो गया, वो बात खत्म हो गई, कल ही बात खत्म हो गई। लेकिन मान लीजिए कल आपने एक मोबाइल ख़रीदा होता, तो क्या उसका बेनिफिट कल ही कल में ख़त्म हो गया था? क्या आज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या परसों हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो अगर किसी चीज़ का बेनिफिट अभी भी लेना बाकी है तो वो एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। बेनिफिट आप ले चुके हो तो वो एक्सपेंस आएगा। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, उससे हमने सैलरी दी। अब वो सैलरी बेटा हमने जनवरी की दी, ठीक है। तो बताओ वो जनवरी में उस एम्प्लॉय के सैलरी का बेनिफिट मैं ले चुका था कि नहीं लिया? ले लिया ना। क्या ये सैलरी जो मैंने जनवरी में दी उसको, क्या उसका बेनिफिट मुझे फरवरी में मिलेगा? नहीं। ऑलरेडी सैलरी में मिल सैलरी का बेनिफिट कब मिल चुका मुझे? जनवरी में। तो अगर जनवरी में किसी चीज़ का बेनिफिट मिल गया है तो वो जनवरी का एक्सपेंस है। बात समझ रहे हैं? तो अगर किसी चीज़ का बेनिफिट ले चुके हैं तो वो एक्सपेंस है। एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरली तभी आता होगा जब आप उसको यूज़ कर चुके होंगे, उसके बाद बिल आता होगा। तो बेनिफिट आप ले चुके होगी कि नहीं? अब मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है बेटा वो आया 1000 रुपये। ये कब आया होगा बताओ? तो इसका बेनिफिट ले लिया है या नहीं लिया होगा? आपने ले लिया ना बेनिफिट, तो ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है। अब बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पहले नहीं आता, आपको ना प्रीपेड करना पड़ता है, पहले ही रिचार्ज करवाना पड़ता है। पहले आप रिचार्ज करवाइए। तो जो आपने मान लीजिए 1000 रुपये का रिचार्ज वहाँ पे करवाया, अब बताओ क्या इसका बेनिफिट आपने लिया? लिया हाँ या ना? नहीं लिया ना। तो ये प्रीपेड है, तो इसका मतलब ये एक्सपेंस नहीं है। तो सर एक्सपेंस का मतलब समझ में आया? जिस चीज़ का बेनिफिट आपने ले लिया है वो एक्सपेंस है। मैं आपको पूछूं कि भाई कल का एक्सपेंस बताओ, तो कल जिन चीज़ों का आपने बेनिफिट ले लिया होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि बताओ पिछले साल का एक्सपेंस बताओ, तो पिछले साल जो स्कूल की आपने फीस दी वो एक्सपेंस था, क्योंकि उसका बेनिफिट इस साल आपको नहीं मिलेगा। मतलब दोबारा जाके स्कूल में आप नहीं पढ़ेंगे उसी फीस से। आपने जो आने जाने पे खर्चे किए, रिक्शे के किराए पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, स्टेशनरी पे, कॉपी पेन पे, उसका बेनिफिट अब दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, पिछले साल आपने एक बाइक खरीद ली थी,
तो क्या पिछले साल का वो एक्सपेंस है? क्या उसका बेनिफिट पूरा ले चुके हैं आप? नहीं लिया है। तो बेटा जिस चीज़ का बेनिफिट ड्यूरिंग द ईयर, अगर मैं साल का एक्सपेंस पूछूंगा तो उस साल के दौरान जिन चीज़ों का बेनिफिट आप ले चुके हैं उसे एक्सपेंस बोलेंगे। मैं एक हफ्ते का एक्सपेंस पूछूं तो एक हफ्ते के दौरान जिन चीज़ों का आप बेनिफिट ले चुके हैं वो एक्सपेंस है। क्लियर है? तो हमारे बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, ऑफिस का रेंट देते हैं, और ये रेंट वगैरह सैलरी वगैरह अगर एडवांस दे रहे हैं तो एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि हमने बेनिफिट नहीं लिया। ठीक है, बिजली का बिल हम दे रहे हैं, वाटर के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, चाय पानी के खर्चे हो सकते हैं, जिन चीज़ों का बेनिफिट ले चुके हैं वही एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? तो आम जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ मैंने फैन खरीदा और इलेक्ट्रिसिटी बिल दी, इन दोनों में से कौन सा एक्सपेंस है? बताओ। इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने पेट्रोल भरवाया पिछले महीने और बाइक खरीदी पिछले महीने, बताओ कौन सा एक्सपेंस है? पेट्रोल। क्लियर है? मैंने एक घर खरीदा 10 लाख रुपए का, और पिछले महीने अपना पुराना जो घर था उसको वाइट वॉश करवाया, बताओ इसमें एक्सपेंस कौन सा है? वाइट वॉश एक्सपेंस है आपका। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपके एक्सपेंसेस है। मैंने एडवर्टीजमेंट टीवी पे चलवाए, अब बताओ ये क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट चलवाया, उतने की आपने पेमेंट कर दी, बात खत्म हो गई वो। क्लियर है सर? मैंने टीवी खरीद लिया, आप बताओ। टीवी खरीद लिया, क्या है ये? एसेट्स है, उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं ना बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है। जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं वो एसेट्स होता है। जिस चीज का बेनिफिट आप ले चुके हैं वो क्या है? एक्सपेंस है। क्लियर है? समझ में आई बात आपको? तो अब हम इस पे लिखेंगे कि एक्सपेंसेस है क्या। थोड़ा सा क्या लिखवाया मैंने वहां पे, बताओ जरा, क्या लिखा आपने? कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड, कोई भी पैसे जो आपके इनकर्ड हो रहे हैं अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उसे आप क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो एक पार्ट तो ये था कि कॉस्ट इनकर्ड कर रहा है फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू। क्लियर है सर? दूसरा ये, जिस चीज़ का आप बेनिफिट ले चुके हो, जिस चीज़ का आप बेनिफिट ले चुके ड्यूरिंग द ईयर, उसे भी आप क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? चलो और लिखते हैं इसको ज़रा। तो देखिए बेटा, कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, कमाने के लिए जो भी आपने खर्चे किए उसे हम एक्सपेंस बोलेंगे। लेकिन इससे बेहतर आपको समझ में कौन सी बात से आएगी? इट इज़ द वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। बेटा अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है, मैं अगर एक हफ्ते का हिसाब आपसे मांग रहा हूँ तो एक हफ्ता जो है ना उसका जितना भी हिसाब देंगे वो अकाउंटिंग पीरियड है। मैं साल भर का मांग रहा हूँ तो साल भर उसके लिए क्या हो गया? अकाउंटिंग पीरियड हो गया। 3 महीने का आपके सारा प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस मांग रहा हूँ तो 3 महीना क्या कहलाएगा? वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा। तो उस दौरान जितने दिन का आपसे पूछा जा रहा है उस दौरान किसी भी चीज़ का बेनिफिट, एक्सपायर्ड मतलब होता है उस चीज़ का फ़ायदा या बेनिफिट आपने ले लिया है, या वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब दोबारा उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आप एक्सपेंसेस। ठीक है जी? तो कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, जो भी कमाने के चक्कर में जो भी आप खर्चे कर रहे हैं वो तो एक्सपेंस है ही है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, इट इज़ द वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। लिखिए फटाफट, इट इज़ द वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और फिर मैं एक एक करके आपको लॉजिकली चीज़ों को एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ। अब आइए जी इसकी एग्जाम्पल से बात करें। अब बताइए, जब हम लोग रेंट देते हैं, रेंट इसका एक एग्जांपल है बेटा, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन आप लॉजिकली सोचो ना, हम रेंट कब दे रहे हैं? सिर्फ रेंट हम कब देंगे? रेंट हम तब देंगे जब हम उस जगह का इस्तेमाल कर लेंगे और हम उसके हाथ में रेंट दे देंगे। तो हमने इस्तेमाल कर चुके हैं ना, हम उस जगह का बेनिफिट ले चुके हैं ना। तो अगर मैंने रेंट 1,000 रुपये किसी का बन रहा है तो इसका मतलब 1,000 का बेनिफिट मैं वहां पे ले चुका हूँ या नहीं लिया है? ले चुका हूँ। इसका मतलब वो रेंट हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। लेकिन अगर मैंने ये रेंट एडवांस में दिया होता तो क्या बताओ, मैंने एक्सपेंस उसका बेनिफिट लिया है? नहीं लिया। अगर मैं एडवांस में दे रहा हूँ तो उसका बेनिफिट नहीं लिया तो ये एक्सपेंस नहीं है, फिर ये एसेट्स हो जाएगा। जिस चीज़ का बेनिफिट अभी तक नहीं लिया वो एक्सपेंस नहीं होता, वो क्या हो जाता है? एसेट्स हो जाता है। ठीक है? दूसरा, ये मैंने एम्प्लॉय को क्या दिया बेटा?
एम्प्लॉय को सैलरी दी, कब दी होगी? जब उसने 1 महीने काम कर लिया, उसके बाद मैंने उसको सैलरी दे दी। ठीक है जी, तो सैलरी मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस, क्योंकि मैंने उसका बेनिफिट ले लिया है। लेकिन सर मैंने अगर एडवांस में सैलरी दिया होता तो क्या ये इसका बेनिफिट मैंने लिया अभी तक? एडवांस वर्ड यूज ही तब किया जा रहा है जब तक उसका बेनिफिट हमने नहीं लिया, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा? एसेट्स हो जाता। अगर एडवांस लिखा रहता तो मेरे लिए क्या हो जाता? एसेट्स। लेकिन ओनली सैलरी लिखी हुई तो क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। वेजेस, मजदूर को मजदूरी हमने दी तो वो भी क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट करवाना हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। कुछ टूट फूट जाए, रिपेयर करवाया, ठीक है, तो वो भी एक्सपेंस है। कैरेज, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, ये बेटा ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो कैरेज सामान लाने ले जाने से जुड़ी हुई बातें हैं। तो इनवर्ड यानी लाया, लाने के खर्चे, आउटवर्ड ले जाने के खर्चे। तो अब भाई मान लीजिए कि मैंने ना बदरपुर से लेके यहाँ तक के लाने के लिए 2,000 रुपये टेम्पो वाले को दिए, क्लियर जी, मेरा सामान आ गया। अब बताओ ये 2,000 रुपये जो मैंने उसको दिए, इसका बेनिफिट मुझे दोबारा मिलेगा क्या? मैं दोबारा उसे बोल सकता हूँ भाई साहब 2,000 दे दिए, फिर से ले जाओ, और कल भी ले जाना, और फिर परसों भी ले जाना, ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये सब मेरे लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस है। ये फ्रेट मतलब भी भाड़ा होता है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई चीज़ें। समझ में आई बात? ये भी क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। तो फटाफट ये सारे एक्सपेंसेस आप लिख दीजिए यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस की लिस्ट लिखिए फटाफट। तो ये एक्सपेंसेस समझ में आ गए आपको? ये सारे ये एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल हैं बेटा, ठीक है। ऐसी कुछ एग्जांपल और भी मैं एक्सपेंसेस का ले रहा हूँ। ये फ्रेट मतलब मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो ये फ्रेट भी हमारे लिए इनवर्ड है या आउटवर्ड, लाने का भाड़ा या जाने का भाड़ा हो, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। किसी चीज़ को बनाने में जो खर्चे आते हैं वो भी किस में आता है बेटा? एक्सपेंस में। कोई लीगल चार्जेस है, कोई वकील वगैरह के कोई खर्चे हैं, एफिडेविट वगैरह बनवाया आपने, कोई उसको फीस दी है, कोई केस वेस चल रहा है उसकी फ़ीस हमने दी, तो लीगल चार्जेस भी हमारे किस में आ जाएंगे बेटा? बिजली का बिल भी किस में आएगा? बैंक चार्जेस, बैंक वाले जैसे पासबुक प्रिंट करवाते हैं, चेक इशू करवाते हैं, तो 100 रुपये, 150, 200 रुपये वो डिडक्ट कर देते हैं, आपके अकाउंट से काटते हैं। तो बैंक वाला अगर कोई चार्ज ले रहा है तो वो भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। कोई लोन लिया है आपने, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन नहीं, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है जी। अब लोन पे इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है? 6 महीने का इंटरेस्ट मान लो दे रहे हैं आप, तो जो आपने पैसे लिए उसके बदले में इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट भी आपके लिए क्या है सर? एक्सपेंस है। फ्यूल जैसे पेट्रोल वगैरह मैं बता रहा था, इंजन ऑयल वगैरह है, लिब्रिकेंट वगैरह, ये सब भी हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। वेयर हाउस जहाँ पे आपने सामान रख रखा है, या गोडाउन जो है आपका, उसका रेंट आप दे रहे हो, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हैं। क्लियर है सर? नोट करिए इसको भी फटाफट। ये 19 के बाद एक और लिख लीजिए 20 पे, स्टेशनरी। स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जीरोक्स करवाना, फोटोकॉपी करवा लिया आपने, ठीक है, और प्रिंट आउट ले लिया आपने, तो ये सब जो खर्चे हैं आपके, वो भी आपका एक्सपेंस का पार्ट होता है बेटा। नेक्स्ट पास पे जिसका नाम है रेवेन्यू, इसको समझते हैं। रेवेन्यू क्या होता है बेटा? मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए, रेवेन्यू एक तरीके से सोर्सेज ऑफ इनकम है, सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है जी। सोर्सेज ऑफ इनकम, देखो एक बिजनेस कोई चला रहा है, अब बिजनेस से हट के अगर बात करें, मैं मान लो कि आपके गार्जियन हैं, आपके मम्मी पापा हैं, कोई भी जॉब करते हैं, और वहाँ से उनके पास अगर जॉब कर रहे हैं तो उनके पास उनको क्या मिल रहा होगा बेटा? सैलरी आ रही होगी। लेकिन इसके साथ साथ उनके पास सोर्सेस के दूसरे भी अदर इनकम भी होंगे, अदर सोर्स भी होंगे कमाई के, सैलरी के अलावा भी। तो ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो सामान बेचता है, मान लो कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, कोई सामान खरीद के बेच रहा है, तो बेच रहा है तो बेटा जो वहां पे सामान बिक रहा है, जो सेल्स हो रहा है, वो उसका एक सोर्स है कमाई का, हाँ या ना? कमाई का जरिया है ना सर? तो जो भी कमाई के जरिए होते हैं ना, उसी को रेवेन्यू बोलते हैं। तो सामान बेचना एक रेवेन्यू है, ठीक है जी। दूसरा, अगर मान लीजिए उनके पास एक फ्लैट है जिसपे से रेंट आता है, फ्लैट ले रखे हैं उन्होंने, उनके पास से वहां से रेंट आ रहा है, तो बताओ वो रेंट भी उनके लिए इनकम का पार्ट है कि नहीं है? है। तो भाई इसके अलावा हमारे पास रेंट आ रहा है, तो इसमें तो आप दिन भर सुबह शाम लगे हुए मेहनत करके कमा रहे हैं, और ये आपके कोई एसेट्स है जिसका इस्तेमाल करके आपके पास पैसे आ रहे हैं। इसी तरीके से आपने बैंक में पैसे जमा किए, तो बैंक वाला आपको क्या देता है बताइए?
इंटरेस्ट। तो बेटा ये भी आपके लिए इनकम है कि नहीं है? है। तो ये भी कमाई का जरिया है, ये भी और ये भी है, लेकिन इसमें से आप मेहनत किसके पीछे कर रहे हैं? सेल्स करने के लिए। और ये वाला पैसा कहाँ से आ रहा है आपका? आपने प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखे है, वहां से रेंट आ रही है। आपने पैसे जमा कर रखे थे, उसकी वजह से इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपने शेयर्स में पैसे लगाए हैं तो वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? वहां से मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। देखिए शेयर्स आप किसी कंपनी के अगर खरीदते हैं तो शेयर्स आपके लिए एसेट्स हो जाता है, लेकिन कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को सारे शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। जो प्रॉफिट सारे शेयर होल्डर्स को बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिविडेंड बोलते हैं। तो कहने का मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ मेहनत करके कमाने के जरिए हैं और कुछ अपने ही एसेट्स का इस्तेमाल करके वहां से कमा रहा है वो। हाँ या ना? ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ इनकम। अब कोई भी एग्जांपल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा के जो फीस आ रही है मेरे लिए वो मेरी मेहनत से कमा रहा हूँ मैं, तो वो एक मेरी इनकम है। दूसरा, मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए तो वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, 2 इनकम। शेयर्स खरीद रखा है, उससे डिविडेंड अगर मिलता है तो 3 इनकम। कोई फ्लैट ले रखा है, वहां से रेंट आ रहा है तो 4 इनकम। कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास और उसको मैंने बेच दिया, अच्छे रेट मिल गए, उसमें प्रॉफिट हो गया, तो वो 5वां इनकम। क्लियर है जी? तो रेवेन्यू क्या हुआ बेटा? रेवेन्यू जो भी पैसा आपके पास आ रहा है आपकी मेहनत की वजह से, जो आप किसी को सर्विस दे रहे थे या सामान बेच रहे थे वहां से, उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। इसके अलावा अगर कोई आपके पास कोई एसेट्स है और उसके एसेट्स के ऊपर कमा रहे हैं आप कुछ, तो उसको भी क्या बोलेंगे आप? रेवेन्यू बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लेना कि भाई वहां पे जो मेहनत करके आप कमा रहे हैं, एक तो वो इनकम है, फ्लैट है उस पर रेंट आ रहा है, दूसरी इनकम है, बैंक में पैसे जमा कर दिए, तीसरी इनकम है। तो बेटा रेवेन्यू में क्या आएगा? लिखिए सबसे पहले, रेवेन्यू इज अ ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल। पैसे जो आएंगे आपके पास टोटल में, रेवेन्यू इज अ ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल। रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव और रिसीवेबल from the ordinary activities from the ordinary activities of the enterprises of the enterprises from the ordinary activities of the enterprises from the sale of goods और फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज। आप सामान बेच के जो कमा रहे हैं या किसी को सर्विस दे के जो कमा रहे हैं, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसे इस्तेमाल करके अगर कहीं से पैसे आ रहे हैं तो वो भी आपका रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है जी। आप कोई सामान बेच के पैसे कमाते हैं वो रेवेन्यू है, किसी को सर्विस दे के कमाते हैं तो वो भी रेवेन्यू है, और आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल कर, प्रॉपर्टी इन द सेंस कि कोई भी एसेट, जैसे बैंक में पैसे जमा करे उस पे से आपको कमाई हो रही है, आपके फ्लैट है वहां से कमाई हो रही है, वो सब के सब आपके रेवेन्यू के पार्ट है। लिखिए इसको। देखो बेटा, सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने कोई सामान बेचा उससे पैसे कमाए, आपने कोई सर्विस किसी को दी उससे पैसे कमाए, या फिर आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो कोई और इंटरप्राइजेस, कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई बंदा आपका इस्तेमाल करता है और उसके बदले में जैसे आपको इंटरेस्ट देता है, आपको डिविडेंड देता है, आपको रेंट देता है, ठीक है जी, आपको कमीशन दे देता है, तो ये सब भी आपका क्या हो जाता है? रेवेन्यू। सिंपल कह सकते हैं कि रेवेन्यू का मतलब है सोर्सेज ऑफ इनकम। ये सेकंड पार्ट लिखिए। इन अदर वर्ड्स इसे हम क्या कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में? कमाई के जरिए। ये पूरा पॉइंट नोट कर लिया आपने ये वाला? ठीक, लिखिए जी। इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू इज सोर्सेज ऑफ इनकम। अच्छा इधर देख लो आप, अब यहाँ पे देख लो फिर आप नोट करना। इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, इनकम के जितने भी सोर्स होते हैं उसे रेवेन्यू कहते हैं। इनकम के इंसान के पास 2 सोर्स होते हैं। आम जिंदगी में देखो, एक बंदा खुद से मेहनत कर रहा है, बाकी साइड की इनकम, जैसे कहते हैं ना आम लफ्जों में कि भाई आपकी मेन इनकम क्या है और साइड इनकम क्या है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाना जो है मेरा ये मेन इनकम है। मेन इनकम को अकाउंटिंग में कहते हैं
ऑपरेटिंग इनकम, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग रेवेन्यू, क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग इनकम या फिर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, या इसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। तो बेटा जो रेवेन्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है और एक नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग रेवेन्यू जिसमें आप मेहनत करते हो, जैसे एक जनरल स्टोर वाला अपनी दुकान चलाने के लिए मेहनत करके जो कमा रहा है वहां से, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का एग्जाम्पल है सामान बेचना, वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। लेकिन साइड इनकम जिसे कहते हैं ना बेटा, वो नॉन ऑपरेटिंग है। मेन इनकम किसको बोलेंगे, ये मेन इनकम है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने के लिए इसे ले सकते हो मेन सोर्स ऑफ इनकम, और ये अदर सोर्स ऑफ इनकम यानी साइड इनकम एक तरीके से आप ले सकते हो, जो भी साइड कमाई है ना उसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। क्लियर है सर। अब एक स्कूल चल रहा है, स्कूल से जो भी फीस आ रही है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन स्कूल वाले के पास क्या है, जो जगह है ना उसको बाद में वो ना बारात घर भी बना देते हैं, जरूरत पड़ने पर रात में स्पेस दे देते हैं, शादी ब्याह भी उसमें हो जाता है। तो वो उसके लिए क्या हो गया, कौन सी इनकम हो गई, मेन इनकम है साइड इनकम है, साइड इनकम। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग। आपके फादर जॉब कर रहे हैं, वहां से सैलरी आ रही है, कौन सी में जाएगा बताओ तो, ऑपरेटिंग में। लेकिन उनके बैंक में पैसा पड़ा हुआ, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, तो किस में जाएगा वो, साइड इनकम यानी नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा। क्लियर हो गई। तो रेवेन्यू कितने टाइप के हो गए बेटा, दो, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। उसकी एग्जांपल्स ये हैं, सेल्स, कमीशन रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड और डिस्काउंट रिसीव, अ सेल, गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। फटाफट इसको नोट करो और जो बात समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लो। तो दो बातें अभी तक हमने सीखी, एक्सपेंसेस और दूसरा रेवेन्यू। एक्सपेंसेस वो सारी चीज़ें जिनका बेनिफिट हम, बोलो, ले चुके होते हैं, उसे एक्सपेंस बोलते हैं। किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं लिया वो एक्सपेंस हो ही नहीं सकता। क्लियर है। तो एक्सपेंसेस ले लिया, कितने दिन में लिया वो डिपेंड करता है। तो हम जनरली बात करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, पूरे एक साल के लिए। ठीक है, एक साल में जिन चीज़ों का हम बेनिफिट ले चुके हैं वो एक्सपेंस है। अच्छा, इनकम, रेवेन्यू किसे कहते हैं और इनकम किसे कहते हैं, थोड़ा सा फर्क है। तो अभी रेवेन्यू के बारे में समझो। जितना भी कमाया है आपने वो सारा का सारा रेवेन्यू है। जैसे आपके मकान पर से रेंट आ रहा है, रेवेन्यू है। अभी उसमें कुछ खर्चे भी थे लेकिन आपने उसे हटाया नहीं, जो भी आया 1000 रुपये आ गए, 1000 रुपये रेवेन्यू। मान लीजिए आपके पास ना, ध्यान से समझना, मान लीजिए बैंक वाला जो है, ये रेंट जो आपके पास आया बेटा, वो रेंट आया 1000 रुपये या 10,000। तो भाई उस घर को आपने रेंट पे चढ़ाया था, वहां से रेंट आपको रिसीव हो गया। ठीक है सर, कितना आ गया, 10,000। तो एक बात बताओ, क्या इसमें कोई खर्चे नहीं होते घर को रेंट पे देने में? आपने हो सकता है वाइट वॉश करवाया हो सकता है कोई स्विच विच खराब हो गया उसको सही करवाया था। तो क्या आपने इसमें से अभी तक कुछ माइनस किया है? नहीं। अगर माइनस कर देंगे सारे खर्चों को तो वो कहलाएगा इनकम। क्या कहलाएगा? इनकम। तो रेवेन्यू मतलब ग्रॉस, रेवेन्यू मतलब ग्रॉस, ग्रॉस मतलब इन टोटल। भाई आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये 10 रुपए की चीज, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये 10 रुपए की चीज है और मैं आपको 15 रुपए में बेच रहा हूँ। 10 रुपए की चीज है, मैं कितने में बेच रहा हूँ आपको? 15 रुपए में बेच रहा हूँ। तो आप मुझे कितना देंगे? 15। तो सेल जो हुआ है वो कितने का हुआ है? 15 रुपए का। तो आप मुझे 15 रुपए दे देंगे। ये 15 रुपए लिया मेरे लिए रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू। लेकिन ये चीज कितने की थी? तो मैंने इसमें कमाया कितना एक्चुअल में? वो प्रॉफिट कहलाता है। रेवेन्यू मतलब ग्रॉस, जो भी मिला वो सब रेवेन्यू है। जो भी मिल गया वो क्या है? रेवेन्यू है। अच्छा, नहीं भी मिला उसे कहते हैं रिसीवेबल। जो नहीं भी मिला, जैसे मैंने आपको ये कितने का बेचा था? अभी 15 में बेचा, आपने बोला सर 2 दिन बाद पैसे दूंगा। मुझसे मेरे घर वाले पूछेंगे बेटा कितने का बिका, सेल्स कितना हुआ? मैं बोलूंगा जी 15 का हुआ है। पैसे नहीं आए लेकिन सेल कितने का है? 15 का है। ये जो सेल्स है मेरा रेवेन्यू है, चाहे मिला हो या फिर ना मिला हो। तो बेटा इसी को हमने बोला, जो भी पैसा आपको रिसीव हो गया या जो रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल्स है अभी बाकी है, वो सब हमारा टोटल क्या होगा? रेवेन्यू कहलाएगा। तो रेवेन्यू अकाउंटिंग में बेटा, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, ये तीनों चीजें अलग होती हैं। क्लियर? तो ये कितने की चीज थी? 10 की थी, मैंने 15 में बेची थी। जो इसका डिफरेंस आया वो क्या कहला रहा था? आपको प्रॉफिट कहला रहा था। क्या कहला रहा था? प्रॉफिट। खैर, तो अभी हमने रेवेन्यू और एक्सपेंस पे हमने सीखा। अब रेवेन्यू एक्सपेंस में हमने इनकम रेवेन्यू जो सीखा उसमें दो बातें सीखी। दो टाइप के रेवेन्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा बताओ तो? ऑपरेटिंग रेवेन्यू और दूसरा
नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू जिसमें आप 100% मेहनत करके कमा रहे होते हैं, जिसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, उसे ऑपरेटिंग रेवेन्यू करेंगे। और जो साइड इनकम हो गया वो क्या हो गया आपका, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो गया। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है जी, मैं अभी समझा देता हूँ बेटा। पहला है सेल्स। आप समझते हैं सेल्स क्या हुआ, जिस जो भी काम आप कर रहे थे, आपकी जनरल स्टोर था, जो भी वहां पे सामान बेचने के लिए था, उन सारे सामान को जो बेच के पैसे कमाएंगे वो सेल्स कहलाएगा। रेंट आपको पता है, इंटरेस्ट पता है, आपको कमीशन भी मालूम है, डिविडेंड जब आप शेयर्स में पैसे लगाते हैं, शेयर्स कोई खरीदते हैं, उस कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें जो आपको हिस्सा मिलेगा उससे हम डिविडेंड बोलेंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड, जो पैसा कोई कस्टमर लेके भाग गया था, सालों से गायब था, अब उम्मीद ही नहीं थी कि पैसे मिलेंगे, तो पैसा अगर डूब जाए उसे बैड डेट्स बोलते हैं। लेकिन डूबा हुआ पैसा मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। डूब गया पैसा तो क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स आपके लिए एक्सपेंस होता है क्योंकि वो पैसा डूब गया, नुकसान हो गया। और डूबा हुआ पैसा मिल गया तो रिकवर्ड, वो किस में आएगा बताओ, वो रेवेन्यू में आएगा। समझ में आई बात? डिस्काउंट तो पता ही है, गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी आपने फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग कुछ भी बेचा, अगर वो 20 लाख की बिक गई है, 10 लाख रुपए का वो चीज था, इसमें से 10 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन। ठीक है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा गेन वर्ड के बारे में भी थोड़ा सा। तो वापस से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए एक और चीजें लिखिए, लिखिए बेटा इनकम। इनकम लिखिए इनकम। इनकम क्या होता है, जब आप अपने रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, उसे हम लोग इनकम कहते हैं। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, रेवेन्यू जो है अगर खर्चों से ज़्यादा हो जाए उसे बोलेंगे। तो इसमें आपने सिर्फ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट उतार लीजिए। अभी ये 2 पॉइंट पे ही काम करें, इससे ज़्यादा नहीं। इनकम एक ऐसी चीज़ है उसके अंदर प्रॉफिट भी आ जाता है। बताइए सर, समझ में आ गया इतनी बात? चलिए अब लिखिए बेटा, एक पॉइंट और सिखा दूं मैं आपको। एक वर्ड लिखिए बैड डेट्स। बैड डेट्स, अमाउंट नॉट recoverable from डेटर्स। जो पैसा आपको डेटर्स से नहीं मिल पाया, ठीक है जी, अमाउंट नॉट रिकवरेबल, तो उसे आप बैड डेट्स बोलेंगे। बैड डेट्स, डेटर्स तो पता है आपको, वो कस्टमर जिनको सामान आपने बेचा था क्रेडिट पे, अब आपने क्रेडिट पे सामान बेचा और आपको वो पैसे दे नहीं रहा है, तो जो पैसा आपको लग रहा है कि अब तो मिलेगा ही नहीं, ये तो गया काम से भाई, तो उससे आप क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, बैड डेट्स कहते हैं। डेट्स, बी साइलेंट ही रखना है इसमें, ठीक है, बैड डेट्स। जो पैसा आपका डूब गया अब आपको मिलेगा नहीं, तो बेटा बैड डेट्स भी आपके लिए, ये भी आपके लिए एक तरीके से क्या होता है, एक्सपेंस होता है। जितने भी लॉसेस होते हैं ना बेटा, उस लॉसेस को भी एक्सपेंस में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, बैड डेट्स हमारा एक तरीके का नुकसान है। अब ये नुकसान ऐसा है कि अब इसका बेनिफिट तो मिल नहीं सकता, तो इसे हम एक्सपेंस की कैटेगरी में डालते हैं। इसी तरीके से एक और वर्ड लिखिए आप, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसे बोलेंगे, तो बेटा लिखिए डिक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ tangible assets, decreases in the value of tangible assets due to uses
एफ्लेक्स ऑफ टाइम एटसेट्रा। कह रहे भाई किसी भी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू, किसी भी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है, क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, किसी भी टेंजिबल एसेट, टेंजिबल समझते हैं ना, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, भाई ये सब चीज़ें, अब कंप्यूटर अगर मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घट जाएगी, घटेगी। आपके पास मोबाइल है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, हो सकता है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए, या फिर टाइम के गुजरने की वजह से, वक्त भी गुजरेगा तो साथ साथ वो भी। कई बार चीज़ें टूट फूट जाती हैं इसलिए, कई बार आउटडेटेड हो जाती है मार्केट से तो इसलिए। तो जब भी कोई ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू कम हो रही है, उसको लिए अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है वर्ड क्या, डेप्रिसिएशन। ये आम जिंदगी में देखो ना, आप किसी से मोबाइल पुराना खरीदो तो आप, अगर उस पुराना मोबाइल है किसी ने 10,000 का खरीदा था, आज जब आप खरीदने जाओगे तो आप खुद ही बोलोगे ना भाई इसकी तो वैल्यू कम होनी चाहिए ना, क्योंकि एक साल गुजर गया है तो एक साल के बाद तो इसकी वैल्यू कम हो जानी चाहिए। अब वैल्यू कम हो जाने की जगह आप वर्ड क्या यूज करेंगे, भाई इस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा, तो हो सकता है 2,000 लगे, 4,000 लगे, वो डिपेंड करता है। तो आज की इसकी वैल्यू कितनी बचेगी बेटा, 8,000। तो ये 2,000 रुपये जो वैल्यू कम करा है आपने, वो क्या रीजन था उसका, डेप्रिसिएशन का। क्लियर से, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब आगे आइए नेक्स्ट वर्ड पे। एक वर्ड है आपके लिए परचेजेस, बहुत ही बढ़िया वर्ड है समझने के लिए, परचेजेस। तो सर परचेजेस आप किसे कहेंगे, आप जानते हैं, बता सकते हैं थोड़ा परचेजेस के बारे में, थोड़ा सा मुझे बताइए। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, फिर समझ में आएगा। मैंने ना बेटा 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, कितने का, 1 तारीख को 10,000 का फर्नीचर खरीदा, 1 तारीख को, 1 जनवरी में फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर कितने का खरीदा, 10,000। बेटा 2 तारीख को फिर से फर्नीचर खरीदा, कितने का खरीदा, 10,000 का। बेटा 3 तारीख को ना मैंने दुकान के लिए सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, कितने का, 10,000 का। बताओ कितना परचेज हुआ, कितने का टोटल परचेज है, बोलिए। 30,000 रुपये का परचेज है। अच्छा सर, अच्छा। कितने का फर्नीचर परचेज किया, 20,000 का फर्नीचर परचेज किया, आपने ये जवाब दिया, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, मैंने पहला सवाल पूछा था टोटल परचेज कितना है, कितना है टोटल परचेज, तो बेटा टोटल परचेज 30 नहीं है। परचेजेस में कभी भी जब पूछा जाए परचेजेस, अकाउंटिंग में जब परचेजेस बोला जाता है तो जो गुड्स खरीदते हैं सिर्फ उसी को लेते हैं परचेजेस में। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर में जाएगा, बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग में आएगा, कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंप्यूटर में आएगा, लेकिन गुड्स खरीदेंगे तो कहाँ लिखेंगे आप, किस नाम से लिखेंगे आप, परचेजेस। तो आप मुझे बताओ टोटल परचेज कितने का है, 10,000 का। टोटल फर्नीचर कितने का खरीदा, 20,000 का। समझ में आई बात। तो बेटा परचेजेस का मतलब क्या हुआ, परचेजेस का मतलब ये हुआ सर कि अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं, अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं उसको आप परचेजेस में लिखेंगे। फर्नीचर खरीदने को परचेजेस में नहीं लिखेंगे, मशीन खरीदेंगे तो परचेजेस में नहीं आएगा। लिखिए वर्ड परचेजेस मीन्स purchases means purchases of goods for resale, for resale or manufacturing of goods। कह रहे जी परचेजेस का मतलब है वो सामान, वो गुड्स जो आपने खरीदा है बेचने के लिए, या फिर आप
किसी गुड्स को बनाने के लिए कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो परचेजेस में आएगा। क्लियर है भाई? आप ना क्या करते हैं कि भाई आप जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ, मान लेते हैं एक टेबल बना के हम लोग बेचते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा प्लाईवुड, तो प्लाईवुड खरीदेंगे तो परचेज के नाम से लिखेंगे। लेकिन आपने कुछ और खरीद लिया है तो परचेज के नाम से नहीं आएगा। कोई भी सामान जो बेचने के मकसद से खरीदा गया है उससे आप परचेजेस में लिखेंगे। आई बात समझ में? कोई भी सामान जिसे आपने कोई भी सामान जिसे आपने बेचने के मकसद से खरीदा है उसे कैश में लेंगे आप? परचेजेस में लेंगे। क्लियर है ये बात? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, सेल्स। सेल्स, सेल्स लिखिए जी। सेल्स मीन्स sale of goods। सेल्स मीन सेल ऑफ गुड्स। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं मैंने फर्नीचर बेचा 10,000 का और गुड्स बेचा 10,000 का, बताओ सेल्स में कितना जाएगा? फर्नीचर बेचा 10,000 का, ध्यान से सुनो, फर्नीचर बेचा 10,000 का, गुड्स भी बेचा 10,000 का, तो बताओ सेल्स में क्या आएगा? जीरो। बेटा आपने ना फर्नीचर बेचा, फर्नीचर सोल्ड 10,000 और गुड्स भी आपने बेचा जी, गुड्स सोल्ड भी 10,000। इनमें से सेल्स किसको कहेंगे? इसको बोलेंगे। कितना सेल्स हुआ फिर? 10,000। ये वाला सेल्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर है? जब सेल्स पूछा जाए कि भैया अपना सेल्स बताओ, तो हम किसके बारे में पूछ रहे होंगे? इसका मतलब है गुड्स कितने का सेल हुआ ये पूछा जा रहा है। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग कितने का सेल हुआ इससे कोई मतलब नहीं है उनको। ये बात भी समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। गेन लिखिए, गेन। गेन वर्ड अकाउंटिंग में कब यूज करा जाता है? गेन वर्ड यूज किया जाएगा जैसे आपने कोई फर्नीचर बेचा, क्या उसको सेल्स लेते हैं? फर्नीचर को सेल्स में लेंगे? नहीं बेटा, जब गुड्स बेचेंगे वो सेल्स होता है। फर्नीचर सेल करेंगे तो सेल्स में नहीं आएगा। बिल्डिंग बेचेंगे तो सेल्स में आएगा? नहीं आएगा। क्या बेचेंगे तो सेल्स में आएगा? गुड्स बेचेंगे। क्लियर है? नहीं बेटा, फर्नीचर गुड्स नहीं होगा, गुड्स होगा तो गुड्स बोलेंगे उसे। डिपेंड करता है। गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, आइटम, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट और आइटम जिसको आपने बनाया है या फिर खरीदा है बेचने के मकसद से। ठीक है जी? तो अगर कोई भी आइटम, मान लीजिए मेरी फर्नीचर की दुकान है और मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, तो जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा, फर्नीचर की दुकान है तो किस लिए खरीद के लाया हूं? इस्तेमाल के लिए, बेचने के लिए? बेचने के लिए खरीद के लाया हूं। फिर से सुनो, अगर मेरी फर्नीचर की शॉप है और मैंने फर्नीचर खरीदा है तो किस लिए खरीदा है? फर्नीचर बेचने के लिए। तो मैं इसे फर्नीचर नहीं बोलूंगा, फिर क्या बोलूंगा? फिर इसे मैं गुड्स बोलूंगा। मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मैं वहां पे मोबाइल वगैरह खरीद रहा हूँ, लैपटॉप वगैरह खरीद रहा हूँ, तो किस लिए? बेचने के लिए, रीसेल पर्पज के लिए। तो इसे क्या बोलूंगा मैं? इसे तो गुड्स बोलूंगा मैं। आ रही बात समझ में? लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर खरीदा इसका मतलब है कि आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे। बेचने के लिए खरीदा होता तो आप फर्नीचर बोलते ही नहीं, उससे फिर क्या बोलते? गुड्स बोलते। ठीक है? तो जब भी आपका कोई भी बिजनेस में आपको गुड्स बेच के अगर कोई फायदा होता है तो वो प्रॉफिट आता है, वो बोलते हैं उसे। गुड्स बेच के फायदा हो तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। लेकिन गुड्स के अलावा कुछ और बेच दिया, जैसे फर्नीचर बेच दिया, मशीनरी बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, तब उसमें अगर कोई प्रॉफिट होगा तो क्या बोलेंगे आप? उसे गेन बोलेंगे। डिफरेंस समझ में आया आपको? गुड्स बेचेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट वर्ड उसके लिए यूज किया जाएगा। लेकिन कोई गुड्स के अलावा कोई और आइटम बेच दिया आपने और उससे फायदा हुआ तो क्या बोलेंगे? ठीक है, उसके प्रॉफिट को गेन वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर? तो इसे क्या बोलते हैं एक बार बताओ? हमने जो दुकान खोली है उसमें जनरली क्या बेचने के लिए खोली है? गुड्स या फर्नीचर? गुड्स। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, एसी ये वगैरह तो कभी कभी कोई इत्तेफाक से बिक जाए, कुछ खराब हो गया तो बेच दिया, अच्छा रेट मिल गया तो चलो ठीक है बेच देते हैं, क्या मसला है।
घर में आपके घर में अलमीरा होगा, जरूरत पड़ी तो बेच भी सकते हैं आप, लेकिन आपने खरीदा तो नहीं था बेचने के लिए। घर के जो इसमें रह रहे हैं वो भी बेच सकते हैं, लेकिन आपका प्रॉपर काम तो नहीं है। तो ये बेटा आपका क्या रेगुलर इनकम हो सकता है? तो इट इज अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर। ये रेगुलर ये प्रॉफिट नहीं होता। क्लियर है? ये नॉन रिकरिंग नेचर है। नॉन रिकरिंग का मतलब है कभी कभी होता है, ऐसा कभी कभी होता है भाई। क्लियर है? और आगे थोड़ा सा समझ लो, किसी एसेट्स को बेच के, किसी एसेट्स को, बिल्डिंग को, प्लांट को, मशीनरी को, फर्नीचर को बेच के अगर जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को आप क्या बोलेंगे? गेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? गेन बोलेंगे। क्लियर है? गुड्स को बेच के जो होगा उसे क्या बोलेंगे? सिर्फ प्रॉफिट बोलेंगे। समझ में आई बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए, ज्यादा नोट नहीं करना है आपने, थोड़ी सी पॉइंट्स को बस इतना नोट करिए पहले आप, फिर इसी में एक पॉइंट और लिखवा दूंगा मैं, आप नोट करिए। इस बार ये लंबा है, थोड़ा ऐसे रहने दीजिएगा, मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। इट इज अ प्रॉफिट arises from sale of assets, sale of assets. Example, profit on sale of furniture, profit on sale of furniture, land, etc. गुड्स तो मैंने आपको बता दिया। गुड्स किसे बोलेंगे? ऐसा कोई भी सामान जिसको आपने या तो बनाया या तो आपने खरीदा, बेचने के मकसद से, उसे क्या बोलेंगे आप? गुड्स बोलेंगे। क्लियर है सर? लिख लो, इसको भी लिख लो, चलो, गुड्स। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, ये सेकंड वाली डेफिनेशन लिखना। गुड्स आर फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज्ड, goods are the physical item of trade that are purchased or manufactured for the purpose of sale, or manufactured for the purpose of sale, or manufactured for the purpose of sale। या तो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने बनाया हो या आपने खरीदा हो, बनाया हो या फिर आपने खरीदा हो, और उसकी नीयत क्या है? आपके बेचने की है, तो वो से आप क्या बोलेंगे सर? गुड्स बोलेंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक? आइए एक वर्ड सुनिए जी, डिस्काउंट। डिस्काउंट ये क्या होता है? डिस्काउंट वर्ड तो बहुत सुना होगा बचपन से आपने, है ना? एक डिस्काउंट होता है। अब डिस्काउंट ना दो तरीके के हैं जिसको आपने देखा होगा। जैसे किसी शॉप पे जाएंगे आप, तो 10 रुपए की कोई चीज़ है, उन्होंने बोला, आपने बोला अंकल कुछ तो छोड़ दो इसमें, उन्होंने बोला ठीक है बेटा 9 रुपये दे दो, सामान ले जाओ। आपने 9 रुपये दिए, सामान लेकर आ गए घर पे। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये डिस्काउंट है। आपने कई बार दुकानदारों को देखा होगा, उन्होंने बोला कि भाई 4 किलो लेंगे तो आपको 5 किलो दिएंगे, यानी 4 किलो के पैसे पे 5 किलो का सामान मिलेगा। 100 रुपये का सामान आप लेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10,000 के सामान पे 20% का डिस्काउंट, 4 शर्ट पे 2 शर्ट फ्री, ऐसा भी सुना होगा। ठीक है जी। 50% डिस्काउंट, ये भी सुना होगा। अलग अलग टाइप के बातें सुनते रहते होंगे आप। बेटा ये दो टाइप के डिस्काउंट हो गए। एक डिस्काउंट होता है सामान को ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे, दुकानदार एक डिस्काउंट देता है जो सामान को ज्यादा से ज्यादा खरीदे, यानी बेचने के लिए, सेल्स को प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स को प्रमोट करने के लिए चार कोल्ड ड्रिंक ले लिए, एक कोल्ड ड्रिंक फ्री, तो इससे क्या होगा? आपके दिमाग में आएगा यार ऐसा करो, 3 ले रहे थे, 3 क्या करेंगे लेके सीधा 4 लेते हैं, एक फ्री भी तो मिलेगा, फिर 2 के साथ 1 फ्री,
तो आप क्या करेंगे, एक लेने गए होंगे लेकिन आपके मन में आएगा दो ले लेंगे तो एक और फ्री भी मिल जाएगा, तो चलो एक और ले लेते हैं। 10,000 के साथ 2,000 रुपए का सामान फ्री। आप 9,000 का सामान खरीद रहे थे, आपके मन में आया 10,000 का ले लेता हूं मैं, 2,000 का सामान भी तो फ्री मिलेगा। तो ये क्यों दुकानदार दे रहा था, ये दे रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे। ऐसे डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है। अब आइए कैश डिस्काउंट। आपने सामान खरीद लिया, 10 के साथ 10,000 के साथ 2,000 का सामान फ्री था, आपने 10,000 का सामान ले लिया। जब पैसे देने की बारी आपने बोला अंकल मैं कल दे के जाऊंगा, मैं यहीं रहता हूँ पड़ोस में, मैं आपको कल दे दूंगा। अब अंकल टेंशन में आ गए कि यार ये तो उधार लेके जा रहा है, पता नहीं कल आए कि नहीं आएगा। तो आपसे जल्दी पैसे रिकवर करवाने में अंकल ने बोला कि देख बेटा 10,000 का सामान है, 2,000 का तो मैं फ्री दे रहा हूँ तेरे को, लेकिन तू अभी पैसे देगा ना तो मैं 9,000 का दे दूंगा। ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपसे अर्ली पेमेंट के लिए, पैसे जल्दी आ जाए उसके लिए कई बार डिस्काउंट दिया जाता है। क्लियर है। कई बार डिस्काउंट, आपने कोई सामान खरीदा, आपने बोला भाई इसके 4 इंस्टॉलमेंट बना दो उस सामान की, उन्होंने 4 बनाए, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर एक बार में आप पेमेंट करेंगे ना तो आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे हम। तो ये डिस्काउंट आपको जल्दी पैसे निकलवाने के लिए है। और ये डिस्काउंट किसके लिए बताओ, ज्यादा से ज्यादा सामान बेचने के लिए दिया जाता है। ये प्रमोट किया जाता है कि भाई सामान लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे। और इसको कब देते हैं, जब पैसे किसी से लेने हो। मान ली किसी पे 20,000 रुपये बाकी है, आपने बोला भाई ऐसा करो 5% डिस्काउंट दे देता हूँ, आप मुझे पैसे दे दो। 3 महीने बाद दोगे तो पूरा 20,000 देना पड़ेगा, और अभी दोगे तो 5% का डिस्काउंट। बात समझ में आ गई। तो ये है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, तो इसमें जो मेन वर्ड है वो ये है, टू परस्यूड द बायर टू बाई मोर गुड्स। बायर को अंदर से चढ़ा रहे हैं एक तरीके से कि भाई ज्यादा से ज्यादा खरीदो। और ये वाला क्या होता है भाई, ये क्यों दिया जाता है, इनकरेज द डेटर टू पे दी ड्यूज। जिन पे पैसे बाकी हैं उनसे हम इनकरेज करते हैं कि भाई आप जल्दी से जल्दी पैसे आप दे दीजिए। क्लियर है, समझ में आगे बैठ डिस्काउंट की। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तो फटाफट लिखिए आप डिस्काउंट, आप लिखिए ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट में कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना टू परस्यूड द बायर टू बाई मोर गुड्स। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस यही लिखो। और कैश डिस्काउंट, encourage the debtor to pay the dues, encourage the debtor to pay the dues।